नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे यूपी पेट के मॉडल पेपर्स। तो अभी तक मैंने आपको 2 मॉडल पेपर्स करा दिए हैं और उसमें जो भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं, जो भी क्वेश्चन उस मॉडल पेपर में थे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आज हमारा लोग का तीसरा मॉडल पेपर होगा और यहाँ पर भी मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सिंधु नदी। सबसे ज़्यादा वर्णन किस नदी का किया गया है वैदिक साहित्य में? सिंधु नदी का। लेकिन अगर पूछे सबसे पवित्र नदी कौन सी है तो सरस्वती। दोनों में अंतर है। सबसे ज़्यादा वर्णित नदी, सबसे अधिक बार किसका वर्णन किया गया है तो सिंधु, सबसे अधिक पवित्र सरस्वती। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में नहीं थी, यहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी वैशाली के लिच्छवी, कुशीनगर के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक, यहाँ पर आपका जो है गणतंत्रीय व्यवस्था थी। तीसरा प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि भाई कनिष्क को भी कहा जाता है, द्वितीय अशोक कनिष्क को भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कनिष्क ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हर्षवर्धन मैंने लगा दिया, क्योंकि हर्षवर्धन को भी द्वितीय अशोक कहा जाता है। ओके, तो याद रखिएगा, कनिष्क और हर्षवर्धन दोनों को द्वितीय अशोक कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संस्कृत। पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। 5 नंबर का प्रश्न है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक था दिल्ली सल्तनत का। तो सैयद उस सलातीन की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने धारण की थी। फिर यहाँ पर है 6 नंबर का प्रश्न, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो आप सभी को पता है, लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति अपनाने वाला। इसी ने हड़प नीति अपनाई थी और गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था कि अगर किसी शासक का कोई एक प्रकार से उत्तराधिकारी नहीं है तो किसी दूसरे व्यक्ति के पुत्र को गोद नहीं ले सकता। इसने रोक लगा दी थी। इस तरह ये क्या करता था कि राज्यों को हड़प लेता था, जो भी देसी रियासतें होती थी उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता था। 7 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की ने पहला समाचार पत्र शुरू किया था। 8 नंबर का प्रश्न है, द वेल्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द वेल्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पहिया भी इसको बोल सकते हैं, इतिहास के पहिए बोल सकते हैं। तो राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी सही होगा, द वेल्स ऑफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया। 9 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915 में लौटे थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारागार में, यहाँ कारागार होगा, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर कारागार में। गोरखपुर कारागार में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? ऑप्शन है काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें कपास की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। फिर यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, श्रीनगर और लेह। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास पाई जाती है उसको हम लोग डाउन्स बोलते हैं, डाउन्स। ऑप्शन
ए सही हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, अफ्रीका में सवाना, ये सब याद रखिए। फिर यहाँ पर है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। तो देखिए जितनी भी नदियाँ पूरब की ओर यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वे सब डेल्टा बनाती हैं, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो एक प्रकार से एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर देखिए गंगा तो बनाती है, महानदी भी बनाती है, लेकिन नर्मदा नहीं बनाती है, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए कृष्णा गंगा ये बनाती है लेकिन ताप्ती नहीं बनाती, क्योंकि ये अरब सागर में गिरती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी देख लीजिए, यहाँ भी नर्मदा और ताप्ती है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसमें ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, कावेरी हो, महानदी हो या फिर गंगा हो, ये सब डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए उसी से संबंधित एक क्वेश्चन भी है, पश्चिम की ओर ये ग्रहों से संबंधित है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाले ग्रह कौन से हैं, यानी कि ऐसे कौन सा यहाँ पर ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर मतलब घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर। तो अरुण, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हालांकि दो ग्रह हैं, एक शुक्र भी है, तो यहाँ पर शुक्र ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम अरुण लगाएंगे, क्योंकि दो ग्रह हैं अरुण और शुक्र। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, राज्यों का एक यूनियन या फिर संघ। यूनियन को आप हिंदी में संघ बोल सकते हैं। राज्यों का संघ या राज्यों का एक यूनियन माना गया है। 18 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रूस या फिर पूर्व सोवियत संघ भी इसको कह सकते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता, यानी इसमें कौन सा अधिकार है जो मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? स्वतंत्रता का अधिकार आता है, समानता का अधिकार आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी आता है, लेकिन संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रह गया। पहले था मूल अधिकार, लेकिन इसको अब हटा दिया गया है और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 इसका हो जाएगा, भाग 9, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, इकोनॉमिक का है, सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन डी, कंप्यूटर, दूरसंचार, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ये सारे सूर्योदय उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये देखिए 22 नंबर का प्रश्न, राउरकेला, यहाँ पर राउर होगा, ये राउ लिखा है, यहाँ पर होगा राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। 23 नंबर का प्रश्न देखिए, ये आपको सुमेलित करना है, पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? सूती वस्त्रों की राजधानी। देखिए कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो उसको आप समझ लीजिए। भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। देखिए भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को, तो सी में पहला हो जाएगा। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहते हैं, बी में तीसरा हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, यानी डी में चौथा हो जाएगा। और पूर्व का बोस्टन कानपुर हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही होगा? बी, ए में पहला, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा शायद। देखिए डी में चौथा, तो डी में चौथा तो सभी में लगा है। फिर यहाँ पर बी में तीसरा, अब बी में तीसरा यहाँ पर कौन सा है? तो एक देखिए ये वाला है और एक ये वाला है। अब हमें और देखना है, सी में पहला होना चाहिए, तो सी में पहला ये है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा,
ये बी गलत होगा, बी मैंने लगा दिया है गलती से, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। एक बार आप लोग ज़रूर इसको चेक कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। पूर्व का बोस्टन, सूती वस्त्रों की राजधानी, भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ये सब देख लीजिएगा एक बार सर्च करके आप। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एसबीआई, या इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक। 25 नंबर का प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? किसी देश की अगर हमें आर्थिक वृद्धि देखनी कि उसमें वृद्धि कितनी हुई है उसके आर्थिक विकास में, तो सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। 26 नंबर का प्रश्न है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं रतौंधी रोग हो जाता है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन बी इसका सही होगा, राइबोसोम। 28 नंबर का प्रश्न है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जो वाहन होते हैं, ट्रक, बस या जो भी होते हैं, इसमें आगे आपने देखा होगा लगा होता है दर्पण, तो कौन सा दर्पण होता है? पीछे से आने वाले वाहनों को देखते हैं तो उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। 29 नंबर का प्रश्न है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। फिर है 30 नंबर का प्रश्न, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट एक अयस्क है और इससे चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। 31 नंबर का प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर है 32 नंबर का प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय स्थित है। 33 नंबर का प्रश्न है, नियाग्रा फॉल्स कहाँ पे है, यानी किस देश में स्थित है? नियाग्रा फॉल्स मतलब जो नियाग्रा जलप्रपात है उसकी बात हो रहा है, झरना जिसे आप कहते हैं। तो यूएसए में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर 34 नंबर का प्रश्न है, सबसे छोटी जनसंख्या वाला, ये थोड़ा सा यहाँ पर शब्दों का हेरफेर है, यहाँ होना चाहिए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, यहाँ पर छोटी लिखा है, यहाँ होना चाहिए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी सिक्किम है। अब यहाँ पर है 35 नंबर का प्रश्न, रम्मन किस प्रदेश का एक त्यौहार है? ऑप्शन बी सही होगा, उत्तराखंड। 36 नंबर का प्रश्न है, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, तो चेस से जैसे मैंने नाम लिया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, विश्वनाथ आनंद, ये भी चेस के प्लेयर हैं। फिर है 37 नंबर का प्रश्न, फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध है किस लिए? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लौह व इस्पात उद्योग के लिए। लौह व इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अल्सेस लॉरेन का क्षेत्र जो है फ्रांस का, बहुत ही ज़्यादा धनी है, आप कह सकते हैं धनी क्षेत्र है। फिर यहाँ पर 38 नंबर का प्रश्न देखिए, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा? सबसे ऊंचा बांध विश्व में, तो यहाँ पर एक बांध है तजाकिस्तान में बना है, रोगवंशकी बांध है तजाकिस्तान में, सबसे ऊंचा है। 39 नंबर का प्रश्न है, इजराइल और जॉर्डन के मध्य कौन सा सागर है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मृत सागर। मृत सागर, डेथ सी इसको बोलते हैं, डेथ सी। तो ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। फिर यहाँ पर है 40 नंबर का प्रश्न,
बैरन द्वीप या बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? तो अपने देश का एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहीं पर स्थित है बैरन द्वीप। 41 नंबर का प्रश्न है, उर्दू भाषा में किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? उर्दू भाषा में, अभी ये देखिए 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे। उर्दू भाषा में किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंद्रभान ख्याली। चंद्रभान ख्याली। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी किशनगंज दिल्ली में बनने जा रही है, इसे कौन सी संस्था बना रही है? भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी किशनगंज दिल्ली में बनने जा रही है, इसे कौन सी संस्था बना रही? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, भारतीय रेलवे इसको बनाने जा रहा है। 43 नंबर का प्रश्न है, इसरो ने फरवरी 2022 में PSLV C-52 रॉकेट द्वारा निम्न में से किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है या किस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा EOS-04। EOS-04 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है। कहाँ से भेजा है? तो PSLV C-52, ये सब लॉन्चर होते हैं, यहाँ से लॉन्च किया जाता है। फिर यहाँ पर है 44 नंबर का प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसरो चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च करने वाला है? तो फरवरी 2023 में लॉन्च करेगा। फरवरी 2023 इसका डी ऑप्शन होगा सही। 45 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया का अधिग्रहण किस कंपनी द्वारा किया गया है? देखिए, भारत सरकार की कंपनी है एयर इंडिया, तो इसका अधिग्रहण किस कंपनी द्वारा कर लिया गया है? ऑप्शन ए सही होगा, टैलेस प्राइवेट लिमिटेड। टैलेस प्राइवेट लिमिटेड। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को फरवरी 2022 में UGC का चेयरमैन बनाया गया? फरवरी 2022 में UGC का चेयरमैन बनाया गया है। ऑप्शन है जगदीश कुमार, M जगदीश कुमार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, G20 लीडर समिट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ऑप्शन ए सही होगा, भारत में किया जाएगा। G20 सम्मेलन जो है 2023 में भारत में किया जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? किस व्यक्ति को भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बी अनंत नागेश्वरनी। बी अनंत नागेश्वरनी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, हैदराबाद में 200 फीट यानी 240 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस संत की स्मृति में बनवाया गया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रामानुजाचार्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, रामानुजाचार्य 216 फीट स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। फिर यहाँ पर आप देखिए लास्ट प्रश्न है, परम प्रवेगा क्या है? परम प्रवेगा क्या है? तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन सी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। तो ये आपका तीसरा मॉडल पेपर था और इसमें भी मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए, यानी कि अभी तक 3 मॉडल पेपर टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये सब एकदम पैटर्न पर आधारित हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।